अग्रवाल। माननीय वित्त मंत्री जी, हम बड़े दिनों से सदन में कि देश में काला धन और भ्रष्टाचार दो रोकने की बात बहुत दिनों से सुन रहे हैं और बिल भी तमाम आए। कहीं ना कहीं अंतिम तो रूप होना चाहिए कि ये बिल अंतिम है और बस इससे भ्रष्टाचार यहां पर से खत्म हो जाएगा। आप इसी बिल पे बात घोषित कर दीजिए। आज काला धन वाला ला रहे हैं, ये लेन देन, बेनामी लेन देन, आज ये घोषणा कर दीजिए कि अंतिम बिल है और बस यहां पर से विदेश का भी काला धन खत्म हो जाएगा और इस देश का भी काला धन खत्म हो जाएगा। कितने एक्ट आप बनाएंगे? रियल एस्टेट बिल आया, वेंकैया जी बोल रहे थे, भूपेंद्र जी तो खैर हर हाथ में खड़े कर दिए जाते हैं कि रियल एस्टेट बिल आ जाएगा तो रियल एस्टेट में जो काला धन लगना है वो खत्म हो जाएगा। हम सबने समर्थन किया। अभी आप दो बिल और राय लाए हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, भूपेंद्र जी जिस पे आपकी सिलेक्ट कमेटी बैठी हुई है, एक विसिल ब्लोअर भी आप ला रहे हैं, दो भी पेंडिंग पड़े हैं। तभी मैंने कहा कि कोई पे एंड करेंगे जहां पर से भ्रष्टाचार खत्म होने की बात होगी। आपने इनकम टैक्स में भी अरेस्ट की पावर दे दी। ईडी आपके पास पहले से है, सीबीआई आपके पास, सेबी आपके पास। आपने 2 लाख रुपए से ऊपर का लेन देन भी नगद पे रोक लगा दी। 20,000 रुपए से ऊपर बैनामा अगर कराएंगे तो पैन नंबर आपको देना पड़ेगा, जबकि आप जानते हैं कि सिर्फ 3% लोग इनकम टैक्स देते हैं देश के। वो 97-96% पैन नंबर कहां से लाएं? आखिर हमको ये बताया तो जाए कि जो इतने सारे कानून आपके बने हैं, वो कानून अगर इफेक्टिव नहीं हो रहे तो एक बिल लाइए यहां, उन सब कानून को समाप्त कर दीजिए और कह दीजिए बस ये बेनामी लेन देन का बिल जो है ये सारे बिलों पे प्रभावी होगा और देश से भ्रष्टाचार रुक जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा। चुनाव में काला धन विदेश से वापस लाने की बात हुई थी, काला धन देश से खत्म करने की बात नहीं हुई थी। आपको मालूम है, आपने चुनाव में कभी नहीं कहा था। उस समय तो प्रधानमंत्री जी कहते थे बस हमारी सरकार बना दो, 25-25 लाख रुपए हर एक के खाते में पहुंच जाएगा, 15-15 लाख, और सारा विदेश का काला धन। अभी भूपेंद्र भाई बोल रहे थे, पनामा में कितनी कंपनियां आपने पकड़ी, कितनी आपके पास आई? इस देश के लोगों ने ब्लैक मनी को पनामा में कंपनी में रजिस्टर्ड किया और उस मनी को एफडीआई के माध्यम से हिंदुस्तान ले आए। आपने भी अलाउ कर दिया जिससे ये हो जाए कि एफडीआई हिंदुस्तान में बहुत सारी आ गई। स्विट्जरलैंड से आपको लिस्ट मिली कि कितने लोग स्विट्जरलैंड में ब्लैक मनी, सिंगापुर के माध्यम से कितना रूट हुआ, आपके पास सब सूचना है। लेकिन क्या कार्रवाई हुई? आप कम से कम इस सदन को बताइए तो कि हमने विदेश, यार यही बताइए कि विदेश से काला धन लाने के लिए ये प्रयास किया और इतना काला धन आ गया। आखिर कितना हम लोग के खाते में पड़ेगा? उस गरीब को कम से कम आज सदन से पता तो लग जाए कि इन्होंने कहा था कि 15-15 लाख मिलेगा, 15 ना छोड़ो 15-15 हजार तो मिलेगा, कुछ तो उनको लगे मिलेगा। कल लगे हमने एसआईटी बना दी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश मान लिया, सुप्रीम कोर्ट की। हम इस देश में देख रहे हैं कि सब कानून तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश ही पे बन रहे हैं, हमारी कौन सी बुद्धि से बन रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट कोई भी जजमेंट दे देगा, हम उस जजमेंट के आधार से तुरंत अमेंडमेंट ले आएंगे। यहाँ तो इतने अमेंडमेंट आते हैं, अमेंडमेंट सब सुप्रीम कोर्ट के। एसआईटी ने विदेश में काला धन पे क्या क्या रिकमेंडेशन करी है आपको? देश में काला धन में तो मैं एसआईटी की पढ़ रहा था, उन्होंने ये भी कहा, ये भी कहा, ये भी कहा, ये भी रिकमेंडेशन की। एक बात आप जान लीजिए, जब अमेरिका में रिसेशन आया था तब हिंदुस्तान में रिसेशन नहीं था। अमेरिका ऐसे कंट्री में रिसेशन आने के बाद हिंदुस्तान में रिसेशन नहीं आया। आखिर उसका कारण क्या था? इस पर भी तो आप बता दीजिए उसका क्या कारण था और आज देश में क्यों ये स्थिति खड़ी हो गई है।
आज देश की वो स्थिति क्यों खड़ी हो गई है? आप हर कानून में सजा दे दीजिए 3 साल, 5 साल, 7 साल। याद रखिए जनता की सजा बहुत खराब होती है। चुनाव में जब जनता 5 साल की सजा आपको देगी तब आपको पता चलेगी सजा जो हम प्राविधान कर रहे हैं प्राविधान क्या होता। आज काला धन के नाम पर जिस तरीके से उत्पीड़न हो रहा, पहले जो इनकम टैक्स में जिसका रेट 1 लाख था वो 10 लाख रेट कर दिया उसने। आप जो अथॉरिटी 4 अपीलेट अथॉरिटी भूपेंद्र भाई बता रहे थे कि 4 आपने अथॉरिटी बना दी है, जो एक होगी पहली प्रारंभिक अधिकारी होंगे, दूसरे अप्रूविंग अथॉरिटी होंगे, तीसरी प्रशासनिक अधिकारी होंगे और चौथा निर्णय लेने वाली अथॉरिटी। आपने कहा हमने 4 चरण में आदमी को अपील करने का मौका देता, फिर हाईकोर्ट आदमी जाएगा। आपने कहा हमने स्पेशल कोर्ट भी बना दिया, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी ने जितनी रिकमेंडेशन की सब आपने क्यों नहीं मानी? आप खाली कुछ क्यों नहीं मानी? स्टैंडिंग कमेटी में बात हुई थी, आप कैसे चिन्हित करेंगे कि ये बेनामी प्रॉपर्टी है? अगर किसी कंपनी के नाम कोई प्रॉपर्टी है, कंपनी में डायरेक्टर कोई है, शेयर होल्डर कोई है, जो शेयर होल्डर है उसने कंपनी के नाम ली लेकिन डायरेक्टर के नाम रजिस्ट्री हुई, तो क्या वो बेनामी संपत्ति हो जाएगी? जानना चाहते हैं फिर आखिर काला धन से वो खरीदेगी, आप कैसे उसको मान लेंगे? आप ये बता दीजिए, हमारी कोई संपत्ति 10 लाख में खरीदी और उसका मूल्य आज 1 करोड़ हो गया, या 1 करोड़ की संपत्ति हमने 10 लाख में खरीदी, उसको आप क्या मानेंगे? किस तरह मानेंगे आप? या सर्किल रेट, आजकल हर डीएम ने सर्किल रेट बढ़ा दिया। आज सर्किल रेट इतना हो गया है जितने में प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं उससे ज्यादा सर्किल रेट। अगर 10,000 की प्रॉपर्टी का रेट है, सर्किल रेट 1 लाख रुपए, तो उन्होंने स्टैंप लेने के लिए तमाम डीएम से सर्किल रेट बहुत ज्यादा कर दिया। तो आप सर्किल रेट पे अगर हर चीज को लगा रहे आंक रहे, इनकम टैक्स भी उसकी कीमत आंक रही है, तो क्या उसको आप अगर जब्त करेंगे, उसको आप अगर लें तो आप सर्किल रेट पे उसको लेंगे? आप अगर उसको लें, ये भी तो आप, इसका भी तो आप जवाब देंगे। दूसरा, केंद्र और राज्य में कैसे तालमेल होगा? क्योंकि लैंड तो राज्य का विषय है। आप अगर जब्त करेंगे तो राज्य की संपत्ति होगी, आपकी तो संपत्ति होगी नहीं, उसे तो राज्य डील करेगा। तो केंद्र और राज्य के बीच तालमेल कैसे होगा? आपने तो जो एक्ट बना दिया इसमें चारों अथॉरिटी केंद्र की बना दी, तो इसमें राज्य का क्या सहयोग आप चाहते हैं? और राज्य कैसे आपको सहयोग देगा? और बेनामी मानेंगे कैसे? अगर एक्स ने कह दिया कि साहब ये संपत्ति इनकी बेनामी है, तो क्या आप उसको मान लेंगे? उसकी जांच करेंगे? आखिर उसका तरीका भी तो सदन को बता दे। इस सदन के माध्यम से पूरा देश जानना चाहता है कि बेनामी संपत्ति की परिभाषा क्या होगी, जो अधिकारी बेनामी मानेंगे। एक मिनट, मैं चीज़ों को ऐसा पूछ रहा हूँ जिन चीज़ों पे पूरा ठीक है, मैं पूछना चाहता हूँ। मैंने ऐसी चीज़ों को मैं ला रहा हूँ जो वाकई में एक जिसका उत्तर सब लोग चाहते हैं। मालूम पड़ा कि हमने अपने दूर के रिश्तेदार से पैसा लिया और हमने संपत्ति खरीद ली, तो वो संपत्ति आपने तो कहा कि परिवार में, तो परिवार की परिभाषा क्या है? आपने कहा कि अगर परिवार के नाम से ली गई है तो बेनामी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो स्टैंडिंग कमेटी ने आपको भेजा था। लेकिन अगर कोई दूर के रिश्तेदार से पैसा लेके हमने वाइट मनी लिया और उस मनी से संपत्ति खरीद ली, तो उस संपत्ति को बेनामी संपत्ति माना जाएगा या उस संपत्ति को सही संपत्ति? ये सब चीज़ें इस मारे हैं कि आपके जो अधिकारी बैठ जाएंगे तो इतना प्रताड़ित करना शुरू कर देंगे लोगों को कि आप इस सीमा को समझ नहीं रहे हैं। आप मंत्री हैं, हम एमपी हैं, हो सकता थोड़ा हम लोगों से डर जाएं, और मंत्री से तो खैर इतना ही डरते रहते। आप वित्त मंत्री हैं, आपको तो पता ही नहीं लगेगा नीचे परेशानी क्या है। परेशानी तो आम जनता को होती है, हम उस आम जनता की बात आपसे कर रहे हैं। मैं कहूँ स्टैंडिंग कमेटी ने ये कहा था कि आप कानून अलग से ना बनाएं, इनकम टैक्स में प्रोविजन कर दें। तो फिर क्या बात है, आप बनाए थे, आपको अलग बने इनकम टैक्स में, आप ये प्रोविजन कर देते, कोई बुराई नहीं थी उसको प्रोविजन को लाने में।
पावर ऑफ अटॉर्नी को भी स्पष्ट कर दीजिए। वैसे आपने एग्जाम किया है पावर ऑफ अटॉर्नी में, क्योंकि आपकी दिल्ली में सबसे ज़्यादा पावर ऑफ अटॉर्नी का खेल होता है। दिल्ली में रजिस्ट्री कब होती है, पावर ऑफ अटॉर्नी से प्रॉपर्टी ज़्यादा हस्तांतरित होती है। स्टैंडिंग कमेटी ने पावर ऑफ अटॉर्नी को एग्जाम करने को कहा था, तो आपने वैसे एग्जाम किया है, लेकिन आप इसको कम से कम घोषित कर दें। दिल्ली के यहाँ पे हमारे ज़्यादा, क्योंकि हमारे यूपी में तो पावर ऑफ अटॉर्नी चलती नहीं है, वहाँ तो सीधे सीधे बनामा होता है। संक्षिप्त कीजिए। मैं संक्षिप्ति में कह रहा हूँ, मैं ज़्यादा इधर उधर की बात ही नहीं कह रहा हूँ। टाइम ज़्यादा हो गया। अगर विदेश में संपत्ति है तो क्या उसको भी आप इसमें लाएंगे बेनामी में कि नहीं लाएंगे? हमारी संपत्ति यहाँ नहीं, विदेश में किसी की है, वो संपत्ति को आप इस एक्ट में लाएंगे कि नहीं लाएंगे? हम ये भी जानना चाहते हैं। महामंत्री जी, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, क्योंकि समय हो गया। मेरा इतना कहना है, मैं बहुत दिनों से कहता भी रहा सदन में कि बहुत से कानून प्रभावी नहीं होते, कम कानून प्रभावी होते। आपने आज हर कानून पर जो सजा कह दी कि ऐसा ना हो सजा का डर लोगों के मन से निकल जाए, क्योंकि अब तो जो भी एक्ट बन रहा है उसमें सजा आप 3 साल मिनिमम कर रहे हैं और 7 साल मैक्सिमम कर रहे हैं, और कठोर कारावास। इसमें तो आपने लिखा है कठोर सश्रम कारावास, मतलब आपने बिल्कुल कठोर कारावास की बात करी है। मैं कहूँगा फिर से एक बार चिंतन कर लीजिए। हम सब लोग ब्लैक मनी को रोकना चाहते हैं, भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं, हम कोई इसके विरोध में नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक अंतिम रूप लेके एक बार में कोई ऐसी चीज ले आइए कि इस देश से भ्रष्टाचार रुक जाए और इस देश से काला धन खत्म हो जाए, बाहर का काला धन वापस हो जाए। हम सब उसके लिए सहमत हैं। हम इसको भी, इस कानून का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इस तरीके से श्रृंखला में कानून बनाते चले आएंगे। अभी पीसी एक्ट आएगा, विसिल ब्लोअर आएगा, तब भी कहा जाएगा कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए हम 2 कानून और ला रहे हैं, क्योंकि अभी भ्रष्टाचार नहीं रुक पा रहा है, ये कम कानून है, ये 2 कानून के बाद भ्रष्टाचार रुक जाएगा। आप और लाइए। अभी लोकपाल, मैं तो खुलेआम उस दिन भी मैंने कहा था कि मैं लोकपाल से कभी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री बेईमान अगर लोगों ने कह दिया तो दुर्भाग्य देश के लिए होगा। हम प्रधानमंत्री को बेईमान मान लें और लोकपाल को ईमानदार मान लें, सब कहने में कतराते डरते हैं। हम खुलेआम कहते हैं अगर लोकपाल आपने लागू कर दिया तो देश में समानांतर सरकार कर देंगे, प्रधानमंत्री और मंत्रियों के अधिकार खत्म हो जाएंगे और एमपी डरने लगेगा कोई चीज रिकमेंड करने के लिए, एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था खत्म हो जाएगी। ठीक है नरेश, क्यों आप इसमें हिचकते हैं, क्यों डरते हैं? सब देखता मैं, सब डरते हैं कि जैसे हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे, पक्ष पे बोलेंगे तो हमारे बोल्डली बोलना चाहिए। मैं आपसे कहता हूं कि इस कानून की हर चीज को आप स्पष्ट कर दीजिए, जिससे यहाँ से देश की जनता, मैंने जिन चीज़ों को पूछा है, देश की जनता के सामने पता लग जाए कि आप जो कानून ला रहे हैं उस कानून से वाकई में भ्रष्टाचार रुक जाएगा। क्योंकि जैसे हमारे साथी बोल रहे थे, राधा सत्संग स्वामी नाम की एक संस्था की जमीन ऐसा कोई जिला ही नहीं। हमारी बहन बेटी ये भी स्वामियों में विश्वास करती, हम तो नहीं करते हैं। कोई ऐसा कस्बा नहीं बचा, कोई ऐसा जिला नहीं बचा जहाँ राधा सत्संग स्वामी की जमीन ना हो। अब वो इतना पैसा कहाँ से आ गया हम तो समझ ही नहीं पा रहे। मैं तो एक ही का नाम ले रहा हूँ, मैं ज्यादा नहीं ले रहा हूँ। आजकल स्वामियों का टर्नओवर बहुत बढ़ रहा है एकदम, चाहे आपके पक्ष के हो चाहे हमारे पक्ष के हो। तो मैं चाहूंगा कि इन चीजों को आप स्पष्ट कर दें। इन शब्दों के साथ मैं इस कानून का समर्थन करता हूँ, इस शर्त के साथ कि अब कहीं ना कहीं इसको अंत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।